निरंतरम। लखीदा, ये जो पुस्तक आपने लिखी है, ये पुस्तक की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और ये कल्पना आपको कब सूझी कि इस प्रकार की एक पुस्तक लोगों के सामने प्रस्तुत की जा सके? आज से करीब 4 वर्ष पूर्व जब मैं हिंदुस्तान समाचार का राष्ट्रीय संयोजक था, उस समय हमारे प्रबंधक डॉक्टर अमित जैन वो एक बड़ा सा पुस्तक लेकर मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि आपके लिए मैं लाया हूँ। जी। पुस्तक देखकर मैं अभिभूत हो गया कि हमारा संविधान, भारत का संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हाथ से अंग्रेजी में लिखा हुआ बड़े सुवाच्य अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में, उसकी वो फोटोकॉपी थी। जी। और वो केवल हाथ से लिखा हुआ नहीं था, कई पृष्ठों पर चित्र अंकित किए गए थे। तो इतना चित्रांकित और सजाया हुआ ये संविधान देखकर मैं अभिभूत हुआ और मैंने उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया। और तभी से मेरे मन में आया कि ये जो चित्र बनाए गए हैं, ये चित्र किसने बनाया है, क्यों बनाया है, इसके पीछे क्या उनकी मानसिकता रही होगी, इस पर ज़रा विचार करना चाहिए। जी। और वो विचार जब मैं करने लगा तो मुझे कई बातें ऐसी ध्यान में आई कि संविधान के जो विषय है, 22 भागों में बटा हुआ जो संविधान है, जी। उसके हर भाग पर जो चित्र दिया गया है, उस चित्र का उस विषय से कोई संबंध है या केवल सजाने के लिए दिया गया है, जी। इस पर मैं सोचने लगा। जी। और जब आपकी ये सोच शुरू हो गई, वहाँ से आगे ये पुस्तक का प्रवास किस तरीके से हुआ, ये संक्षेप में आप बता सकते हैं तो? 2 वर्ष तक दूसरा एक दायित्व मुझे दे दिया गया था पुस्तक लेखन का, जी। जिसके जिसके कारण ये काम रुक गया संविधान वाला। 2 वर्ष में कृति रूप संगत दर्शन पुस्तकमाला, इसका लेखन और उसका प्रकाशन, इसका काम पूरा होने के बाद फिर से मेरे विचार चक्र इस संविधान के चित्रों पर प्रारंभ हुए। जी। इस बीच एक पत्रिका चाणक्य वार्ता, इसका भी प्रारंभ हो चुका था। अमित जैन उसके संपादक थे। जी। उन्होंने फिर से मुझे एक तरह से स्मरण करा दिया कि आपके पास जो संविधान है उस पर आप कुछ सोच रहे थे, तो उस पर आप कुछ लिख सकते हैं क्या। और तब मैंने एक एक चित्र पर उसके पीछे क्या कारण रहा होगा, क्या उसकी मानसिकता रही होगी चित्र बनाने वाले की, इस पर सोचना शुरू किया, उस पर लिखना शुरू किया। तो 16 लेख मेरे इसमें चाणक्य वार्ता में छपे। जी। और उन लेखों को पढ़ने के बाद पाठकों की जो प्रतिक्रियाएं आती थी, उससे ऐसा मन बनने लगा कि पाठक चाहते हैं कि ये पुस्तक के रूप में छपा जाए। जी। और इसलिए फिर वर्ष भर बाद इस पर पुस्तक रूप में इसे छापा जाए, ऐसा एक विचार बना। और तब ये पुस्तक के रूप में इसको लिखना मैंने शुरू किया। जी। लखीदा, ये पुस्तक का जो प्रवास था, ये तकरीबन कितने सालों का था, और ये प्रवास का जो अनुभव है, ये पूरे प्रवास का, ये हमारे साथ आप थोड़ा साझा कर सकते हैं क्या? अवश्य ही। 30 जुलाई 2015 ये वो दिन है जिस दिन मुझे ये संविधान की पूरी फोटोकॉपी बाइंडिंग के रूप में मुझे प्राप्त हुई। और 26 नवंबर 2019 उस दिन ये प्रकाशित हुई। जी। तो ये जो करीब 4 वर्ष की यात्रा है, इन 4 वर्ष में 2 वर्ष की अगर गैप छोड़ दी जाए, 2 वर्ष का एक व्यवधान छोड़ दिया जाए, तो बाकी समय मेरे मन में इस संविधान के चित्र और उसमें लिखे हुए उसके पीछे की भावनाएं, ये विचार बार बार मन में आते रहते थे। और उन विचारों को मैं धीरे धीरे लिखने भी लगा था। जी। लेकिन जब लेखमाला शुरू हुई, उस समय इसकी एक सूत्रबद्धता वो बनने लगी। जी। और ये काम करीब 1 वर्ष तक चला। 1 वर्ष तक मैंने हर 15 दिन में एक लेख, इस तरह से 16 लेख लिखे। जी। फिर उसके बाद उसका संकलन किया, फिर उसका संपादन किया। फिर जब छपने की प्रक्रिया में बात आई, उस समय ध्यान में आया कि अंग्रेजी में इसे जिन्होंने लिखा था वो तो दिल्ली के ही रहने वाले थे। जी। उनका नाम था प्रेम नारायण रायजादा सक्सेना जी। जी। उनके परिवार से संपर्क स्थापित किया मैंने। बाद में जानकारी मिली कि हिंदी में जिन्होंने लिखा है उनका नाम है वसंत कृष्ण वैद्य जी। और हिंदी के संविधान के साथ एक कागज़ भी साथ में मिला मुझे, जिसमें लिखा हुआ था कि वो नासिक के रहने वाले थे।
बढ़िया। इसलिए नासिक के लोगों से मैंने संपर्क किया जी कि ऐसे कोई वसंत कृष्ण वैद्य वहाँ थे क्या। जी खोजबीन करने के बाद ध्यान में आया कि यहाँ तो कभी वो नहीं थे, लेकिन शायद रायपुर जा चुके थे। इसलिए फिर रायपुर के महाराष्ट्र मंडल से संपर्क किया हमने, वहाँ उनको खोजने के लिए बताया। जी वहाँ भी वो खोज नहीं पाए। लेकिन अचानक एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि वसंत कृष्ण वैद्य के एक बेटे, बड़े बेटे, वो दिल्ली में ही रहते हैं। जी और मैं बहुत प्रफुल्लित हो गया कि जिनको खोज रहा था वो मिल गए। और उन्होंने फिर मुझे अपने घर ले जाकर वसंत कृष्ण वैद्य का फ़ोटो भी मुझे दिखाया जी और ये बताया कि प्रतिदिन एक पन्ना वो लिखते थे, जी हिंदी वाला। इस तरह से 209 या 10 के करीब पन्ने उन्होंने 210 दिनों में लिखे हैं। तो कंटिन्यूअसली चल रहा था। कंटिन्यूसली ये चलता रहा। जी तो करीब 6 महीने इसमें लगे होंगे। और इधर अंग्रेजी में भी 6 महीने में उन्होंने पूरा किया। जी संविधान की स्थापना, संविधान समिति की, संविधान सभा की स्थापना ये 6 दिसंबर 1946 में की गई थी और इसका विसर्जन 24 जनवरी 1950 इसमें हुआ है। संविधान सभा का जो स्थापना दिन है वो तो विभाजन से पहले है। विभाजन से पहले है। ये पुस्तक में जो संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह है वो पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ लाइफ में। और हमारे सामने तो लिखित स्वरूप में संविधान आता रहा, लेकिन चित्रलिपि में संविधान में पहली दफ़ा आयुष्य में देख रहा हूँ। तो संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह देख के मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे। उसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं? हाँ, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह बड़ा मज़ेदार है। जी अखंड भारत का चित्र और उसमें गणेश जी या हाथी का मुख ऐसा दिया हुआ है, जी जो कि एक शुभ प्रतीक माना जाता है। जी तो 1946 में चूंकि संविधान सभा की स्थापना हुई है और इसलिए उस समय संविधान लिखने वालों के मन में अखंड भारत का ही विचार था और इसलिए अखंड भारत का चित्र लेकर उन्होंने संविधान का काम प्रारंभ किया। जी संविधान का काम पूरे होते होते 2 बड़ी दुर्घटनाएं भारत में घटी। एक तो भारत का विभाजन हुआ और दूसरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई। तो ये जो 2 दुर्घटनाएं हुई, इस 2 दुर्घटनाओं के सदमे से भी निकलकर संविधान का कार्य चलता रहा। जी और जैसा निर्धारित था कि 26 जनवरी से अगर इसे लागू करना है तो 2 दिन पूर्व संविधान सभा के सभी सदस्य इसके स्वीकृति के लिए इस पर हस्ताक्षर कर दें। जी तो 24 जनवरी 1950 यह ऐसा दिन था जिस दिन दिन भर में हिंदी में हस्तलिखित संविधान, अंग्रेजी का हस्तलिखित संविधान और अंग्रेजी में टाइप किया हुआ संविधान, ऐसे तीनों प्रतियों पर हर व्यक्ति हस्ताक्षर करता था और आगे निकलता था। 284 लोगों ने एक ही दिन में इन तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। जी ये एक ऐतिहासिक घटना है। ये जो चित्र बना हुआ है संविधान समिति का, जो प्रतीक चिन्ह जो हमने अभी बात किया, ये जिस दिन बना होगा उस दिन विभाजन की प्रक्रिया शुरू होनी है, इसके बारे में लोगों को पता था या कैसे था? पता था, लेकिन विश्वास नहीं था कि विभाजन होगा। जी क्योंकि महात्मा गांधी ने कर रखा था कि पहले मेरे शरीर का विभाजन होगा तब मैं देश का विभाजन स्वीकार करूंगा। जी और इसलिए महात्मा गांधी पर पूरा देश विश्वास करता था कि ये कभी जनता को भरमाएंगे नहीं। जी और इसलिए उनके उस कथन के कारण ही इस विश्वास के साथ ये प्रतीक चिन्ह बना है। ये जो पहला चित्र बना है भारत का विस्तार, और ये देख के मैं भी बहुत अचंभित था कि विभाजन से पहले बनना शुरू हुआ, लेकिन विभाजन के बाद ये सब पूर्ण हुआ। चित्र सारे विभाजन के बाद बने हैं और पहला चित्र जो है वो मोहनजोदाड़ो को दर्शाते हैं। तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि संविधान निर्माताओं के मन में शायद जो आपका ये पूर्ण प्रवास रहा, तो उनके दिल में क्या रहा होगा? संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ड्राफ्टिंग कमेटी अर्थात निर्मात्री समिति उसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, निश्चित रूप से इन सब ने मिलकर ये सलाह की थी, जिसमें महात्मा गांधी की पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जी और इन तीनों के सहमति से
ये तय हुआ कि भारत के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार नंदलाल बोस, जो कि शांति निकेतन में चित्रकारिता के विभाग के प्रमुख है, उनसे इस संविधान को, हाथ से लिखे हुए संविधान को सजाया जाए और इस पर कुछ चित्र अंकित किए जाए। तो उनको ये दायित्व दिया गया जी। और उन्होंने पूरे 6-7 महीने लगाकर इस पर चित्रांकित किया है। पहला भाग जो है, जिसमें आपने चित्र देखा है इनका, मोहनजोदारो का प्रतीक चिन्ह जी तो मोहनजोदारो विभाजन के बाद तो पाकिस्तान में चला गया, जी लेकिन उसके बाद भी इस संविधान में उस चित्र को लिया गया है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि संविधान सभा के लोगों के मन में अखंड भारत का ही विचार सब समय रहा है। खंडित भारत उन्होंने भी मन से स्वीकार नहीं किया था, ये स्पष्ट दिखाई देता है। जी। दूसरा भाग जो है ये और भी मज़ेदार है। दूसरा भाग भारत का नागरिकत्व जी इस विषय पर है। किसी भी देश का नागरिक कैसा होना चाहिए, इस पर जब संक्षिप्त में बात सोची जाए तो शिक्षित भी हो और संस्कारित भी हो। तो भारत में शिक्षा और संस्कार मिलने का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है, तो सबने विचार किया, चित्रकार ने भी विचार किया। नंदलाल बोस ने पूरे संविधान का निचोड़ निकालते हुए एक एक चित्र बनाया है, ये इसमें से ध्यान में आता है। जी। तो उन्होंने ये विचार किया कि शिक्षित और संस्कारित होना चाहिए, तो शिक्षा और संस्कार मिलने का सर्वश्रेष्ठ स्थान है गुरुकुल, इसलिए गुरुकुल का चित्र है यहाँ भाग 2 पर बनाया गया है। जी। लखीदा, ये जो तीसरा खंड है जहाँ पे मौलिक अधिकारों की रक्षा लिखा हुआ है और वहाँ पे हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, प्रभु रामचंद्र जी का चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है कि तो इसका तर्क क्या हो सकता है? इसमें निश्चित रूप से नंदलाल बोस ने बहुत गहरा चिंतन किया और उन्होंने ये सोचा कि भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा का सर्वश्रेष्ठ काल ये कौन सा है, तो राम राज्य है जी। ये सभी जानते हैं और हम अभी भी कहते हैं कि हमें अपने राम राज्य की स्थापना करनी है। इसका मतलब सबके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, इस प्रकार का हमें राज्य स्थापित करना है। तो राम राज्य की स्थापना स्वयं राम ने ही की थी। लंका विजय के बाद राम, लक्ष्मण और सीता तीनों पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर जा रहे हैं, राम राज्य की स्थापना करने के लिए जा रहे हैं। ये इस चित्र के द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमें भी राम राज्य की स्थापना करनी है जो राम करने गए थे। और उसके बाद का गीता ज्ञान है। उसके बाद का जो चैप्टर है, भाग 4, नीति निर्देशक, इसमें नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ पूरी दुनिया में माना जाता है और वो है गीता जी। और गीता भगवान कृष्ण के मुंह से निकली हुई वाणियाँ हैं। भगवान कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई थी, तो अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में गीता सुनाते हुए का ये जो चित्र है, ये देखकर नंदलाल बोस ने एक बहुत बड़ा संदेश भारत की जनता को इस संविधान के माध्यम से दिया है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना हो तो भगवान कृष्ण के अनुसार, उनके कहे अनुसार, उनके कथने अनुसार हमें अपने नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। और अगला जो भाग 5 में देख रहा हूँ, जहाँ पे भगवान तथागत बुद्ध का चित्र बना हुआ है, कार्यपालिका ऐसा लिखा है, तो इसका भी तर्क क्या हो सकता है? कार्यपालिका किसी भी देश का प्रशासन चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और उस महत्वपूर्ण का अंग का चिंतन कैसा होना चाहिए, तो गौतम बुद्ध के जैसा होना चाहिए, जो स्वयं राज्य भी करते हैं और जब राज्य करने की उनकी इच्छा तृप्त हो जाती है तब उसका त्याग भी उतनी सहज भाव से करते हैं। तो मन लगाकर काम करो और सहज भाव से उसका त्याग भी कर दो, उसके प्रति अतिरिक्त मोह भी ना हो। इस प्रकार का जो संदेश है ये इसमें से उन्होंने दिया है। और उसके बाद का चित्र जो है वो भगवान महावीर का है। भगवान महावीर ये न्याय प्रदाता है जी। न्याय के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर और पूरे समाज में न्याय की स्थापना हो। तो इस चैप्टर में, इस भाग में सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राज्य के न्यायालयों तक उसकी सूत्रबद्धता और व्यवस्था कैसी हो वो इसमें दिया गया है। तो इसलिए भगवान महावीर का भी चित्र वहाँ भगवान महावीर का चित्र इसलिए। मौर्यकालीन संपन्नता एवं निर्भयता भाग 7। तो
ये मौर्यकालीन चित्र होने का तर्क भी क्या हो सकता है, या उसका कोई लॉजिक क्या हो सकता है? इसका विषय क्या है देखिए। प्रथम अनुसूची के भाग में के राज्य। हाँ, ये भाग 7 है जी और एक मज़ेदार घटना इस 7 के साथ हुई है। जी भाग 7 को संविधान स्थापना के 7 वर्ष बाद 7वें संशोधन के द्वारा हाँ एक तरह से निरस्त कर दिया गया है। ये बड़ा संयोग है। 7वां संविधान भाग 7 वर्ष बाद 7वें संशोधन के द्वारा निरस्त हो जाता है। निरस्त होने के पीछे कारण क्या है? तो 7वां भाग जो है वो जैसे जैसे भारत में राज्य विलीन होते रहे, सरदार पटेल ने एक एक राज्य का विलीनीकरण करते हुए जी जैसे जैसे बात को आगे बढ़ाया तो राज्यों की सूची बनती गई। जी उसके बाद 1953 में भारत में एक आंदोलन शुरू हुआ कि ये जो राज्य बने हैं इसको भाषावार प्रांत की रचना में बांटा जाए। जी और इसका सबसे पहला आंदोलन मद्रास से अलग होने के लिए आंध्र के लोगों ने तेलुगु भाषी राज्य जी ये अलग किया जाए, इसका आंदोलन किया। उसमें एक बलिदान भी हुआ और उस बलिदान के बाद 1953 में तेलुगु भाषी प्रांत आंध्र प्रदेश अलग हो। ये अलग हुआ। जी तो भाषावार प्रांत रचना का ये पहला राज्य है। और उसके बाद तो फिर केरल भी अलग हुआ, फिर उसके बाद महाराष्ट्र से गुजरात भी अलग हुआ, ये फिर क्रम चलता रहा। लेकिन इसकी शुरुआत 1953 में हुई और 1956 में संविधान में संशोधन लाकर ये स्वीकार किया गया कि अब हमें भाषावार प्रांत रचना करनी है। इसलिए इसमें जो प्रांत की सूची दी गई है उसको निरस्त कर दिया गया और अब इसको नई सूची बना दी जाएगी। जी ऐसा करके पूरा भाग ही निरस्त हो गया। लेकिन इस पर जो चित्र दिया गया है हाँ, मौर्यकालीन ये संपन्नता दिखा रहे हैं। बहुत ही बड़ा संदेश देता है। मौर्यकालीन संपन्नता ये राज्यों के माध्यम से ही आ सकती है। तो उन राज्यों की रचना चाहे जैसे हो वो बात का विषय है, लेकिन राज्यों के माध्यम से जो संपन्नता आएगी वो कैसी होगी? तो मौर्यकालीन संपन्नता के समान होगी। जी और मौर्यकालीन संपन्नता के इस चित्र में एक बात बड़ी बारीकी से ध्यान में आएगी देखने से कि यहाँ महिलाएं ऊर्ध्व वस्त्र बिना ऊर्ध्व वस्त्र पहने विचरण कर रही है। जी पुरुष पूरे वस्त्र पहनकर अपने कार्य में मग्न है। जी इसका मतलब स्पष्ट है कि पुरुष महिलाओं को ऊर्ध्व वस्त्र के बिना भी देखकर विचलित नहीं हो रहे हैं और अपने काम में मग्न है। जी आज जब प्रश्न उठता है कि महिलाओं को ये वेस्ट पहनना चाहिए और पुरुषों को इस नज़र से देखना चाहिए, तो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मौर्य काल का है कि वहाँ तो महिलाएं बड़ी निर्भीक होकर घूम रही है और पुरुष भी निर्विकार होकर काम कर रहे हैं। तो ये जो निर्भीकता और निर्विकारता ये दोनों इसमें से वहाँ पे प्रतिबिंबित दर्शाया होते गया। हैं। लखीदा, प्रभाग 8, 9 और 10 भारतवर्ष की वैभवशाली परंपरा यहाँ पे दर्शाई गई है। यहाँ पे कुबेर जी दिख रहे हैं। 9वें खंड में तो विक्रमादित्य जी का दरबार दिख रहा है और 10वें खंड में तो नालंदा विश्वविद्यालय दिख रहा है। इसका भी क्या तर्क हो सकता है, ऐसा आपको लगता है? आपने शायद पहले सुन लिया था इसलिए आप समझ गए कि ये कुबेर हाँ, है। आपने जो लिखा है वो मैंने पढ़ा अभी। हाँ, इसलिए कुबेर को आप पहचान गए। जी। लेकिन अन्य कोई देखता है तो सबसे पहले कहते हैं कि हनुमान जी हनुमान जी छलांग लग लगा रहे रहे हैं हैं। वो। जी लेकिन ये हनुमान जी नहीं है। मुझे भी पहले ऐसे ही लगा कि हनुमान जी छलांग लगा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि हनुमान जी अगर है तो दूम कहाँ है? तो बिना दूम के हनुमान जी तो हो नहीं सकते। जी तब फिर मैंने पूरा चित्र गौर से देखा, उसकी भूमिका देखी तो ध्यान में आया कि ये कुबेर का चित्र है। और कुबेर ऐसे हनुमान के जैसे छलांग क्यों लगा रहे हैं, तो इसके बारे में भी जानकारी ये मिली कि कुबेर हनुमान के परम भक्त थे। जी और हनुमान जैसे रिस्क लेकर काम करते हैं उस प्रकार से रिस्क लेकर काम करना ये किसी भी देश की आर्थिक क्रांति के लिए, विशेषकर आंतरिक व्यवस्था जो है उसके लिए बहुत आवश्यक है। ये दर्शाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का अपना छलांग लगाते हुए का चित्र इसमें दिया है। यहाँ भी मैं कहूँगा कि नंदलाल बोस की एक मौलिकता ही है कि जिस विषय पर चित्र चाहिए उसके लिए उन्होंने
5,000 वर्ष का पूरा कालखंड क्रमशः एक के बाद एक लेते हुए जी और कुबेर को भी इसमें स्थान दिया है। और कुबेर के जैसे छलांग लगाकर हम अपने आर्थिक और बहुत बढ़िया। आंतरिक व्यवस्थाएं जो है उसको ठीक कर सकते हैं, बढ़िया। ये संकेत इसमें से दिया है। उसके बाद विक्रमादित्य जी का विक्रमादित्य का दरबार। विक्रमादित्य का दरबार ये भारत की परंपरा में एक ऐसा आसन माना जाता है कि विक्रमादित्य का आसन माने न्याय प्रदाता। जी विक्रमादित्य के आसन पर जो बैठेगा वो न्याय ही करेगा, वो अन्याय कर नहीं सकता। जी और वो न्याय कभी भी जो होता है उसका परिणाम ये होता है कि राज्य विकसित होता है। तो विकसित राज्य का एक उदाहरण, जहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ मयूर भी नाच रहा है, तो महिलाएं भी नृत्य कर रही है हिरन और है। दरबार में सब बैठे जी। हुए हैं। तो विक्रमादित्य का दरबार कितना सजा हुआ और प्रफुल्लित है, ये दिखाते हुए इसमें ये दिया गया है पंचायती राज शासन कि का भी पंचायती केंद्र राज्य ये भी जितने नीचे तक हम अपने सुख संपदा को ले जा सकते हैं उतना हमें ले जाना चाहिए। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अगला जो भाग है नालंदा विश्वविद्यालय, तो केवल संपन्नता ही नहीं, शिक्षा भी अंदर तक ले जानी चाहिए। और नालंदा एक इसी प्रकार का प्रतीक माना जाता है कि जिसकी शिक्षा ने पूरे विश्व को शिक्षित किया था, प्रफुल्लित किया था और पूरे विश्व को एक प्रकार से मार्गदर्शन किया था कि मनुष्य को शिक्षित होकर और समाज में रहना चाहिए। जी इस प्रकार का एक तीनों का एक दूसरे से क्रम लगाते हुए ये जो अगला चित्रों का चित्र है चयन किया गया है। मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, जो अश्व दिख रहा है। हाँ, अगला चित्र एक अश्वमेध यज्ञ जो किया जाता है, जी जिसमें अश्व को दौड़ाया जाता है और एक सम्राट बाकी राज्यों को अपने अधीन लेते हुए अपना वर्चस्व स्थापित करता है। लेकिन उस वर्चस्व स्थापित में करते समय भी वो उनको अपमानित नहीं करता, उनको जीतता जरूर है, जी लेकिन उनको अपने साथ लेकर उनकी भी उन्नति, मेरी उन्नति के साथ उनकी भी उन्नति हो, सम्राट की उन्नति के साथ एक राज्य की भी उन्नति हो। इस प्रकार से सम्राट रहे और राज्य को भी विकसित करे, इस मानसिकता को दर्शाने वाला ये चित्र है। उसमें विषय भी वैसा ही होगा कि जिसमें से ये बात विधायी शक्तियों का वितरण, हाँ, विधायी शक्तियों का वितरण राज्यों तक होना चाहिए, नीचे तक होना चाहिए। नटराज जी की मूर्ति, नटराज की मूर्ति और स्वस्तिक, जी ये जो दिया गया है, ये मैंने बड़े गौर से देखा कि स्वस्तिक बहुत छोटा दिया है। हाँ, छोटा है और नटराज का चित्र बड़ा है जी। तो इतना छोटा स्वस्तिक देने के पीछे कोई कारण है क्या? तो ऐसा कोई कारण तो ध्यान में नहीं आया, लेकिन जब छोटा है तो गौर से देखना पड़ा। गौर से देखा तो ध्यान में आया कि स्वस्तिक तो उल्टा है। और फिर चित्र की तरफ भी देखा तो चित्र भी एक तरफ से खंडित है, उसकी जो फ्रेम है वो खंडित है। तो ध्यान में आया कि स्वस्तिक का उल्टा होना और फ्रेम का कटना, ये दोनों भी एक प्रकार से अशुभ है। तो ये अशुभ किस भाग पर लग गया? तो ध्यान में आया कि वित्त संपत्ति, भारत की वित्त संपत्ति, व्यवहारवाद, इस पर लगा है जी। तो ध्यान में आया कि ये तो बहुत बड़ी गलती हुई है इनकी ओर से। तो इतनी बड़ी गलती क्यों हुई होगी, इस पर ज़्यादा चिंतन मंथन करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं महसूस हुई। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है या किसी कारण से उसको असावधानी की वजह से इतना गौर नहीं किया गया, ऐसा समझकर मैंने इसमें सुझाव दिया है कि इसको सुधार देना चाहिए, क्योंकि उल्टा स्वस्तिक ये अशुभ चिन्ह माना जाता है और खंडित मूर्ति भी अशुभ मानी जाती है। तो किसी भी भाग पर कोई अशुभ चिन्ह लग जाए ये उचित नहीं है, इसलिए इसको शुभ चिन्ह के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए। ऐसा सुझाव देते हुए मैंने ये सुझाव दिया है कि जब भी संविधान छपेगा चित्रों के साथ जी, तो इस गलती को सुधारते हुए हम आगे बढ़े। जी। लखीदा, खंड 13 में भगीरथ जी दिखा रहे हैं, आपने लिखा है यहाँ पे, तो भगीरथ जी गंगा को लाते हुए दिख रहे हैं, तो उसका भी क्या तर्क हो सकता है? विषय क्या है? विषय भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। किसी भी देश को अगर विकसित होना है तो व्यापार वाणिज्य अंदर तक पहुंचना चाहिए और वो शुचितापूर्ण होना चाहिए जी। और ये तभी हो सकता है कि जब जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक ही बात को मन में रखते हुए उसको हम आगे बढ़ाए। भगीरथ प्रयास 5 जनरेशन का प्रयास है। जी। भगीरथ प्रयास, हम केवल भगीरथ का नाम लेते हैं,
लेकिन भगीरथ उनकी परंपरा के पांचवें पुरुष हैं। सबसे पहले राजा सगर अपना अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय उनका घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में अचानक घुस गया जी। और कपिल मुनि ने गुस्से में आकर उसको पत्थर मारा। वो पत्थर जाकर किसी सैनिक को लगा, सैनिक ने भी 2-4 पत्थर उठाकर अंदर फेंके, तो इन पत्थरों के टकराहट में वहाँ अग्नि प्रज्वलित हुई जी। और वो पूरा जंगल भस्म हो गया जी। उस जंगल में 60,000 सेना थी। अरे बाप रे। पूरी सेना जलकर भस्म हो गई। तो राजा सगर बड़े चिंतित हुए और अपनी पत्नी के साथ, अपनी रानी के साथ वहाँ आए और रानी ने विलाप करते हुए कहा कि मेरे 60,000 पुत्रों को आपने मार दिया। ये उनके मुंह से जो वाक्य निकला उसके कारण कई कहानियाँ बन गई कि एक महिला के 60,000 पुत्र थे। तो मैं सोचने लगा कि किसी महिला के 60,000 पुत्र तो हो नहीं सकते। फिर किसी ने बता दिया कि उसके गर्भ से अंडे निकले और अंडे से सेना पैदा हुई, जो पुत्र पैदा हुए वो सेना बनी। तो पुरुष तो अंडज, मनुष्य अंडज प्राणी भी नहीं है, इसलिए ये भी एक कपोलकल्पित कथा है। तो वास्तविकता क्या है? तो केवल बड़ी सीधी सी बात थी कि वो रानी अपनी सेना को पुत्रवत मानती थी और इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे पुत्रों को आपने मार दिया, अब इनका उद्धार करिए। और कपिल मुनि ने भी बड़े सहज भाव से कह दिया कि अभी जो पानी धरती पर बह रहा है इससे इनका उद्धार मैं नहीं कर सकता, इससे भी पवित्र पानी बहाकर यहाँ मेरे आश्रम के सामने तक लाओ तो मैं इनका उद्धार कर दूंगा। और राजा सगर ने उत्साह में आकर कह दिया कि ठीक है, ये काम मैं करता हूँ। और वहाँ से वो अयोध्या लौट आए। उनके जीवन काल में वो कोई अप्रवाहित ऐसा कोई प्रवाह खोज नहीं पाए, स्रोत खोज नहीं पाए। उनके बेटे असमंजस, नाम ही असमंजस था और वृत्ति से भी असमंजस थे जी। उन्होंने कह दिया कि मैं राजकाज संभालूं या पानी खोजने जाऊं, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन उनके पुत्र अंशुमान, इन्होंने कहा कि दादाजी का सपना मैं पूरा करता हूं और मैं पानी खोजता हूं। उसने हिमालय में जाकर पानी खोजना शुरू किया, लेकिन उनके भी जीवन काल में उनको कोई पानी का स्रोत जो प्रवाहित नहीं हुआ है ऐसा मिला नहीं। उनका पुत्र दिलीप ये और भी आगे बढ़े, हिमालय के उच्च शिखर तक पहुँचे जी। और वहाँ उन्होंने जाकर देखा कि मानसरोवर सबसे पवित्रतम पानी जिसको स्वर्गीय जल कहा जा सकता है, तो ये कैलाश पर्वत के ऊपर सबसे ऊपर में है। तो यहीं तो इंद्र प्रसन्न होकर पानी देते हैं और इसलिए ये सबसे पवित्र पानी है जी। लेकिन फिर उन्होंने ये भी देखा कि ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्नाली ऐसे कई नदियाँ बहकर जा ही रही है, लेकिन कपिल मुनि का कहना था कि इससे भी पवित्र शुद्ध पानी चाहिए। तो ये शुद्ध पानी निश्चित रूप से जो अंदर में बह रहा है और अंडरग्राउंड वाटर जिसको कहा जाता है, तो वो पानी होगा और उसको खोजा जाए जी। तो हम जो सुनते हैं कि शिव जी की जटा में गंगा उतरी और उन्होंने जटा में उसको लपेट लिया, तो वो यही है कि वो अंडरग्राउंड हो गया। अब इस अंडरग्राउंड पानी को कौन खोज पाएगा? तो राजा दिलीप के पुत्र थे भगीरथ जी। और वो थे पगजाया, जिसको मराठी में पायालू कहते हैं जी। पायालू के 3 गुण होते हैं। वो धरती के अंदर गड़ा हुआ धन बता सकते हैं, धरती के अंदर का पानी बता सकते हैं जी। और किसी के शरीर में कोई स्नायु का विकार हो तो उसके अंगूठे के स्पर्श से वो स्नायु विकार भी दूर होता है, जो कि आजकल अपने देश में भी बहुत जगह प्रचलित है, ये हम करते रहते हैं। तो ये तीनों गुण उसमें उपलब्ध थे और इसलिए राजा दिलीप ने उनको बुलाकर कहा कि तुम ये अंडरग्राउंड वाटर जो बह रहा है पानी, उसको खोज निकालो और वो जहाँ प्रवाहित नहीं हुआ है वहाँ से उसको प्रवाहित कर दो, तो ये सबसे पवित्र पानी होगा, यही गंगा होगी। और इस प्रकार से 600 किलोमीटर दूर अंदर बहते हुए पानी को खोजते खोजते भगीरथ एक जगह आकर खड़े हो गए जी। और खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये पानी अंदर में तालाब के जैसा इकट्ठा हो गया है, बस इसको रास्ता मिल जाए तो अखंड स्रोत रहेगा जी। और वही आज की गंगोत्री है। और आज के नासा ने भी ये कहा है कि गंगोत्री का पानी ये मानसरोवर से आया हुआ पानी है। तो नासा का स्रोत और ये मेरी अनुभूति, इन दोनों का मेल करते हुए मैंने ये बात लिखी है कि किसी भी देश को अगर अंदर तक, अंतिम छोर तक प्रसन्नता या संपन्नता लानी है तो एक जनरेशन का काम नहीं है, 2-3 जनरेशन में भी नहीं होगा, 5 जनरेशन लगेगी। और वही हम प्रयास कर रहे हैं। तो भगीरथ प्रयास इन्होंने भगीरथ प्रयास 14वां खंड है और जहाँ पे अकबर है, हाँ, अकबर का दरबार दिख रहा है वहाँ पे। अकबर के दरबार का चयन ये
अपनी हिंदू मानसिकता के उदारता का प्रतीक है। और नंदलाल बोस ने निश्चित रूप से मुगल काल का पूरा अध्ययन किया, गहरा अध्ययन किया, और उन्होंने देखा कि केवल 4 वर्ष जिसने राज किया वो बाबर बहुत अत्याचारी था जी। कई मंदिर उसने तोड़े, कई प्रकार के अत्याचार किए। 48 वर्ष तक राज करने वाला औरंगजेब वो भी उनसे ज़्यादा अत्याचारी था, लेकिन इनसे भी ज़्यादा राज करने वाला अकबर उनकी तुलना में कम अत्याचारी था। तो ज़्यादा समय तक काम किया लेकिन अत्याचारी लोगों से कम अत्याचार किए। ये उनके लिए एक प्रकार से प्लस पॉइंट बन गया, एक सकारात्मक भाव मन में लाया उन्होंने कि 700 वर्षों तक जिन्होंने कम अधिक मात्रा में अपने देश में राज किया है तो उनको संविधान में कहीं ना कहीं तो स्थान मिलना ही चाहिए। तो बहुत सोच समझकर अकबर का दरबार ये उन्होंने यहाँ लाया है। अकबर की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो अपने दरबार में नवरत्न दरबार उन्होंने स्थापित किया था, जिसमें 4 हिंदू थे और बाकी अन्य धर्म के, अन्य संप्रदाय के लोग भी थे। तो इस प्रकार से सब सर्वधर्म समभाव ये भाव उनमें से प्रकट होता है। वो थोड़ा डेमोक्रेटिक भी था, और इस प्रकार से डेमोक्रेसी और सर्वधर्म समभाव इसका प्रतीक अकबर को माना जा सकता है। उन्होंने भी अत्याचार कम नहीं किया है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से कम अत्याचार करने वाला इस रूप में उसको स्वीकार किया गया है। जी। अगला जो भाग है, अगला जो खंड है निर्वाचन, और वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी ये दोनों दिख रहे हैं। हाँ। और निर्वाचन चैप्टर के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो इसका भी तर्क क्या हो सकता है? चुनाव हम किस लिए करते हैं? तो नेता चुनने के लिए जी। तो इसमें चुनाव प्रक्रिया जो है वो तो संविधान में दे दी गई है जी। और शब्दों की एक सीमा होती है, तो नियमों को उन्होंने सीमा में या तर्क में बांध दिया, लेकिन संविधान ये नहीं कह सकता कि इस प्रकार के व्यक्ति को चुनना चाहिए। जी। वो बिना कहे हुए बात को नंदलाल बोस ने कहा है कि हमें अगर निर्वाचन करना है तो किसी नेता का निर्वाचन करना है, तो नेता कैसा हो, पराक्रमी हो और त्यागी भी हो, मानने वाला, धर्म के लिए त्याग कर सके, त्यागी भी हो। शायद हो सके। तो पराक्रम का प्रतीक भारत में माना जाता है छत्रपति शिवाजी को जी। और त्याग का प्रतीक गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है जी। तो गुरु गोविंद सिंह के जैसा त्यागी और शिवाजी जैसे पराक्रमी इस प्रकार के नेताओं को हमें चुनना चाहिए। ये बात इसमें से उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है। जी। हम जब खंड 16 की तरफ आते हैं तो वहाँ पे 2 चित्र दिख रहे हैं, एक है झांसी रानी लक्ष्मीबाई और दूसरे टीपू सुल्तान। इन दोनों का परस्पर संबंध क्या हो सकता है, ये मेरे दिमाग में आ रहा है, तो उसका तर्क क्या होगा? ये भी मैं समझता हूँ कि नंदलाल बोस की एक बहुत बड़ी कमाल है जी कि उन्होंने पूरे स्वाधीनता आंदोलन में अंग्रेजों के प्रवेश के समय मुगलों की क्या भूमिका रही और हिंदुओं की क्या भूमिका रही, इस दोनों को स्पष्ट करने के लिए 2 चित्र लिए हैं। दोनों भी शक्तियाँ अंग्रेजों से लड़ रही थी जी। दोनों भी नहीं चाहते थे कि यहाँ अंग्रेज आए। और सबसे पहला बलिदान टीपू सुल्तान का हुआ। जी। टीपू सुल्तान का जीवन देखेंगे तो ध्यान में आता है कि बड़ा अत्याचारी था। कई मंदिरों को उसने दक्षिण भारत में तोड़ा जी। कई लोगों को मरवाया, कई लोगों का धर्मांतरण करवाया, लेकिन फिर भी वो 5 मंदिरों की उसने सुरक्षा भी की थी। उसका अपना कोई स्वार्थ रहा होगा निश्चित रूप से। तो उन 5 मंदिरों की सुरक्षा करते हुए उसको जो अनुभूति हुई, उस अनुभूति से उसने ये अनुभव किया, ये बताया कि अंग्रेज केवल व्यवसाय करने के लिए नहीं, यहाँ राज करने के लिए आ रहे हैं जी। इसलिए इनका विरोध होना चाहिए। और सबसे पहला मुखर विरोध उसी ने किया और सबसे पहला बलिदान उसी का है ऐसा माना जाता है। इसके 70 वर्ष बाद यही स्थिति झांसी की बनी। जी। झांसी की रानी जब सत्ता पर आई तो अंग्रेजों ने ये कहना शुरू किया कि हम झांसी को उत्तराधिकारी जो एक बालक को बनाया गया है उसको स्वीकार नहीं करते, वो मानते नहीं हैं। जी।
तो इसके विरोध में झांसी की रानी खड़ी हुई और उसने अंग्रेजों से संघर्ष किया, और अंग्रेजों से संघर्ष में वो एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण बलिदान है। जी। तो अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए दो बलिदान, इसको चिन्हित करने के लिए इन दोनों को एक साथ लाया गया है। और इसमें ये हम देख सकते हैं कि उसका विषय आप बताएंगे तो ध्यान में आएगा कि किस विषय को लेकर इस कतिपय वर्गों से संबंध विशेष उपबंध। हाँ, आरक्षण की विशेष उपबंधों के माध्यम से आरक्षण कहाँ आरक्षण तक की पहुँचना मर्यादा। चाहिए। तो महिलाओं को भी आरक्षण की ज़रूरत है, अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण की ज़रूरत है, और बाकी चीज़ें उसमें अंदर में लिखी गई है कि हर प्रकार के पिछड़ी हुई जाति जनजाति इनके लिए आरक्षण की आवश्यकता है। ये आरक्षण वाला जो हिस्सा है वो इसमें संबोधित किया गया है। और खंड 17 और 18 में गांधी जी की प्रतिमा है, एक में तो वो चल रहे हैं, हाँ, और महात्मा दूसरी गांधी। प्रतिमा में उनका तिलक कोई महिला कर रही है, ऐसा एक चित्र है। हाँ, तो पहला चित्र तो बड़ा कॉमन है, राजभाषा हाथ के संदर्भ में में लाठी लेते हुए महात्मा गांधी को चल चलते हुए रहे हैं। दिखाया है। लेकिन इसका विषय जो है वो बड़ा मज़ेदार है, राजभाषा, संघ की भाषा। राजभाषा। तो एक गुजराती भाषी होते हुए भी उन्होंने ये बात स्वीकार की कि भारत को अगर एक सूत्र में रखना हो तो भारत की राजभाषा जो है हिंदी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी पूरे देश को बड़ी आसानी से समझ में आती है और सहज रूप से वो अपनाई जा सकती है। इसलिए हिंदी का प्रबल समर्थन ये दर्शाने के लिए उनको लाठी लेकर चलते हुए दिखाया गया है। और दूसरे चित्र में भी वो लाठी लेकर ही चल रहे हैं, लेकिन भीड़ में चल रहे हैं जी। और उनका स्वागत किया जा रहा है। एक महिला उनका तिलक लगाकर स्वागत कर रही है जी। ये चित्र है नोआखाली का, और नोआखाली में उस समय भयंकर दंगा चल रहा था जी। डायरेक्ट एक्शन की घोषणा हो चुकी थी। उस डायरेक्ट एक्शन का परिणाम कलकत्ता और नोआखाली इन दो स्थानों पर बहुत प्रखर रूप से देखा गया था। तो नोआखाली में शांति स्थापित करना ये महात्मा गांधी के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगने लगा, और इसलिए उन्होंने विभाजन का स्वीकार करे या न करे इस दुविधा में न पड़ते हुए शांति स्थापना के लिए वो नोआखाली चले गए। और इस भाग का जो विषय है वो विषय भी ठीक उसके अनुरूप है, संकटकालीन प्रबंधन। तो किसी भी देश में जब संकट काल आता है तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, उसका प्रतीक महात्मा गांधी के इस यात्रा के द्वारा दिखाया गया है कि ऐसे समय शांति स्थापना के लिए अपना जीवन बलिदान हो जाए भले ही, लेकिन हमें दंगा पीड़ित स्थान पर जाकर और लोगों को समझाना चाहिए। और ये जब उन्होंने समझाया तो स्वाभाविक रूप से उनका वहाँ स्वागत भी हुआ। और स्वाभाविक चित्र में भी वही है, चित्र में वही सब मुस्लिम दिया गया है। समुदाय से बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। हाँ, वो और उनका एक महिला स्वागत कर उनका रहे हैं। तिलक कर रही है हिंदू संस्कृति के अनुसार। हाँ, अगला जो है अगला चित्र है नेताजी है, नेताजी। सुभाष चंद्र बोस। तो पूरे इन चित्रों की मालिका में मोहनजोदाड़ो से शुरू होकर नेताजी तक हम पहुँचे हैं जी। और नेताजी को इसमें लेने का विशेष कारण या प्रमुख कारण ये है कि वास्तविक देश की स्वाधीनता तो नेताजी ने ही दिलवाई थी। अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्होंने अंडमान निकोबार को पहले स्वाधीन किया, उसके बाद मणिपुर में भी आए, मणिपुर में भी उन्होंने झंडा फहराया जी। और उसके बाद सिंगापुर से उन्होंने अपना एक भाषण महात्मा गांधी के नाम विशेष रूप से उनको संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता ये नाम भी उन्होंने उस समय उच्चारण किया कि आप हमारे राष्ट्रपिता हैं जी। तो राष्ट्रपिता को संबोधित करते हुए उन्होंने आह्वान किया है कि मैं भारत को जीतने आ रहा हूँ, अंग्रेजों को परास्त करके हम भारत को जीत लेंगे, आप मेरे लिए अनुकूल वातावरण भारत में बनाइए तो हम अंग्रेजों को अब खदेड़ देंगे और देश को हम स्वाधीन कर लेंगे। लेकिन चूँकि महात्मा गांधी पर अहिंसा का एक बहुत बड़ा प्रभाव, या अगर इसको गलत शब्द न हो तो भूत सवार था, और इसलिए उन्होंने इसको हिंसा माना, जबकि सेना का युद्ध ही हिंसा नहीं माना जाता जी। लेकिन इसको भी उन्होंने हिंसा माना और कहा कि नहीं, मैं हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके लिए अनुकूल वातावरण नहीं बना सकता। और तब फिर अंत में उन्होंने भी अपना प्रयत्न, उनको छोड़ना पड़ा, उनकी बात में दुर्घटना में मृत्यु भी दिखाई गई, ये बात का अलग विषय है। लेकिन वास्तव में स्वाधीनता, पूर्व की स्वाधीनता, ये शीर्षक मैंने इसीलिए दिया है कि जिसे हम स्वाधीनता कहते हैं 15 अगस्त,
उससे पूर्व हम स्वाधीन हो चुके थे। जी 8 देशों ने इसको स्वीकार भी कर लिया था कि ये स्वाधीन देश है। अंडमान निकोबार और मणिपुर स्वाधीन हो चुका है, अंग्रेजों के हाथ में नहीं है। तो धीरे धीरे हम बाकी राज्य भी हस्तगत कर लेते और अंग्रेजों को यहाँ से विदा कर देते, लेकिन फिर वो 1 साल के लिए टल गया और 15 अगस्त को देश हमें स्वाधीन तो मिला, लेकिन विभाजित रूप में मिला, जो कि उस समय पहले होता तो शायद विभाजित नहीं होता। लेकिन नेताजी का उचित सम्मान संविधान में है, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अगला चित्र आ सेतु सेतु पर्यंत, आ सिंधु सिंधु पर्यंत, यस्य भारत भूमि का यही दिखा रहा है, लेकिन समुद्र है, पर्वत है, सब अगले 3 चित्र जो है जी वो भारत का आकाश, भारत की भूमि और भारत का सागर, जी इन तीनों के चित्र हैं। और ये तीनों चित्र देखकर मुझे ऐसा लगा कि नंदलाल बोस ने वास्तव में भारत का जल, थल और नभ, इन तीनों की रक्षा का दायित्व किसी को लेना होगा, ये कहते हुए और जल, थल, नभ के सेना के संकेत इसमें से दिए हैं। हाँ और उन संकेतों के आधार पर ही अपनी तीनों सेनाएं काम कर रही है कि हमें जल की भी रक्षा करनी है, थल की भी रक्षा करनी है और नभ की भी रक्षा करनी है। तो इन तीनों की रक्षा करने के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि जो हम गीत गाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे, जी भारत भाग्य विधाता, वो तब साकार हो सकेगा। जी और आगे आप थोड़ा और बढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि इस संविधान का हस्तलिखित हो जाने के बाद 24 जनवरी 1950 हाँ इस दिन जो हस्ताक्षर लिए गए, तो लंबे टेबल पर 3 संविधान की प्रतियां रखी गई, एक हस्तलिखित अंग्रेजी, हस्तलिखित हिंदी और टाइप किया हुआ अंग्रेजी का। जी और तीनों पर सभी संविधान सदस्य, संविधान सभा समिति के सदस्य वो हस्ताक्षर करते हुए जाए, ऐसा नियम बनाया गया। 284 लोगों ने दिन भर में इस पर हस्ताक्षर किए। जी और इस हस्ताक्षर में सबसे पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, जी वो लेकिन वो तिरछा है, तिरछा और टेढ़ा, थोड़ा हाँ, अलग अलग से ये लग रहा है, बाकी सब क्रम में है। देखकर मेरे मन में प्रश्न जगा कि वो ऐसे तिरछा करने की क्यों जरूरत पड़ी। तो ध्यान में आया कि अंग्रेजी वाले में जवाहरलाल नेहरू को जैसे सत्ता प्राप्ति की एक आतुरता थी, तो शायद हस्ताक्षर करने की भी आतुरता हो गई या क्या हुआ, तो उन्होंने आकर पहला हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर रह गया था। तब फिर जब ध्यान में आया कि पहला हस्ताक्षर तो राजेंद्र बाबू का होना चाहिए था, जी वो संविधान समिति सभा के अध्यक्ष हैं, जी तब फिर उनके पास जाकर जब देखा गया तो उनको पहला स्थान मिला नहीं, तो ऊपर में उन्होंने किया है। और हिंदी वाले में ये थोड़ी सी जगह थी, तो उसमें हल्का सा हस्ताक्षर उन्होंने कर दिया है। तो इस प्रकार से 284 लोगों के हस्ताक्षर इसमें है। और दोनों में भी हिंदी वाले में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 31वें स्थान पर हैं और अंग्रेजी वाले में 25वें स्थान पर हैं। जी तो इसमें क्रम अलग अलग है। हाँ, ये ध्यान में आता है कि क्रम जो है, कभी किसी ने आगे पीछे भी हस्ताक्षर किया होगा, तो उसके कारण क्रम थोड़ा उल्टा सीधा हुआ है, लेकिन 284 हस्ताक्षर कुल मिलाकर हुए हैं। लखीदा, आज आप यहाँ पे आए और संविधान एक नए नज़रिए से हमारे सामने पेश किया। शायद नज़रिया तो नहीं बदला है, लेकिन संविधान चित्रलिपि के साथ जिस तरीके से सामने आ रहा है, उसके कारण संविधान समझने में बहुत आसानी हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स टॉक नासिक की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्